नमस्कार मेरे भावी चिकित्सकों। आज दी रेडियंट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ने वाले हैं एम्फिबॉलिक पाथवे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, लाइक एम्फिबॉलिक पाथवे में पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ एम्फिबॉलिक पाथवे में एम्फिबॉलिक का मीनिंग क्या है। सी, अगर मैं एम्फिबॉलिक टर्म की बात आपसे कहूँ तो एम्फिबॉलिक मीन्स ऐसा प्रोसेस जो दो प्रोसेसेस से मिलके बना हुआ है या दो प्रोसेस उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें पहला मैं कहूँ तो आप एक टर्म यूज करते हैं कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक, और दूसरा एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक अगर मैं वर्ड कहती हूँ तो इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इट इज कैटाबॉलिज्म। एंड इन द कैटाबॉलिक प्रोसेस एनर्जी आपका क्या होगा, रिलीज होगा। और अगर मैं आपसे कहूँ एनाबॉलिज्म, तो एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म मीन्स किसी भी चीज को सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना और उसमें आपका एनर्जी कंज्यूम होता है। तो मीन्स कैटाबॉलिज्म में एनर्जी क्या होगा, कैटाबॉलिज्म में आप कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल में तोड़ेंगे और एनर्जी रिलीज होगा, और यहाँ पे आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और एनर्जी कंज्यूम होगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हम जो एम्फिबॉलिक पाथवे पढ़ रहे हैं ये वर्ड किसके लिए यूज होता है। सी, यहाँ पे एक पॉइंट पहले ही क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहती हूँ रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो अगर मैं कहूँ आपसे रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में, तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप कह सकते हैं कि इट इज कैटाबॉलिक। रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें आपने ग्लूकोज को ब्रेक किया, ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और CO2 और वाटर आपने वहां पे रिलीज करी। बट अगर मैं आपसे कहती हूँ रेस्पिरेटरी पाथवे, तो जो रेस्पिरेटरी पाथवे होते हैं वो एम्फिबॉलिक पाथवे होते हैं। उनके लिए आप यहाँ पे क्लियर कर लें, अगर आपसे कोई पूछे रेस्पिरेटरी पाथवेज जो होते हैं उनके लिए आप क्या वर्ड कहेंगे, तो वो होते हैं एम्फिबॉलिक पाथवे। बट कैसे होते, कैसे हैं आप उन्हें एम्फिबॉलिक पाथवे, लाइक रेस्पिरेशन प्रोसेस को मैं कैटाबॉलिक प्रोसेस कह रही हूँ और रेस्पिरेटरी पाथवेज को मैं एम्फिबॉलिक पाथवेज कह रही हूँ या एम्फिबॉलिक कह रही हूँ। तो जस्ट सी, आप यहाँ देख रहे हैं आपके पास 3 important रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स दिए हुए हैं, और वो जो 3 important रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यहाँ दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट आप देख पा रहे हैं फैट, सेकंड आप देख पा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, देन थर्ड वन आप देख पा रहे हैं प्रोटीन। These are the most important respiratory substrates। जब भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये सब आप ब्रेक करते हैं, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइट। जब आप इनको अपना किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में ब्रेक करेंगे, लाइक रेस्पिरेशन में आप इनको ब्रेक करेंगे, तो एनर्जी विल बी रिलीज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ दीज सब्सटेंसेस। तो बात ये आती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हमेशा होता है वो आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट आपका कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट है, इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दैट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। ठीक है, जब वो जैसा कि आपने डाइजेशन में पढ़ा होगा, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स हम उसको क्या करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड दैट ग्लूकोज आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज लाइक फर्दर विल टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ से जो आपका स्टेप जो स्टार्ट हो रहा है टिल पायरुविक एसिड, ये कौन सा प्रोसेस है, ये आपका है ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा प्रोसेस है ये आपका, ग्लाइकोलाइसिस। तो आपने यहाँ क्या किया, आपके जो भी कार्बोहाइड्रेट थे कॉम्प्लेक्स, अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट था तो ओके, बट अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो आपने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, और अगर फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, वो सब किस में कन्वर्ट हो गए, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। फिर वो ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करे, और एंटर करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए, पायरुविक एसिड में। ये तो बात हुई किसकी, ये तो बात हो गई कार्बोहाइड्रेट आगे इस तरीके से रेस्पिरेशन का पार्ट बनता है और फिर वो क्रैब साइकिल में चला जाता है।
पायरुविक एसिड जो बना है वो क्रैब साइकिल में चला गया। देन बात आती है कि आपने जो फैट लिया, फैट और प्रोटीन डायरेक्ट रेस्पिरेटरी पाथवे में इन्वॉल्व नहीं होते, हमको उन्हें किन्हीं इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, और वो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपके बाद में जो इंटरमीडिएट रेस्पिरेटरी पाथवे लाइक उनका पार्ट बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल अगर फैट का लिया जाए तो इस बात को हम ध्यान रखें, जैसे ही मैं फैट को ब्रेक करूंगी बाय द हेल्प ऑफ सम एंजाइम, इट विल कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस ग्लिसरॉल को कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देना है? इस ग्लिसरॉल को आप कन्वर्ट करेंगे लाइक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट देन ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एनसीईआरटी सीधा कहती है कि हमने जब फैट को ब्रेक डाउन किया और कन्वर्ट कर दिया ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, तो वहां पे 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। और जो दूसरा आपका फैटी एसिड है, दिस फैटी एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए। ये फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब बात ये आ रही है, दो चीजें अभी आपने सीखी, जब मैं फैट को ब्रेक करूंगी तो पहली चीज मैं बताऊंगी फैटी एसिड और दूसरी चीज मैं बनाऊंगी ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल आपका यहाँ पे 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ग्लिसरॉल क्या है आपका यहाँ पे? 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। और फैटी एसिड तो आपको पता है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फैटी एसिड, किस तरह का फैटी एसिड है। तो यहाँ पे आपका ग्लिसरॉल ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? एसिटिल कोएंजाइम में। नाउ दिस एसिटिल कोएंजाइम ए दो तरीके से दो कंपाउंड जो हैं आपके, जो कि फैट से जनरेट हुए, वो रेस्पिरेटरी पाथवे में जाएंगे। एक तो आपने कहा कि एसिटिल कोएंजाइम आपने बना दिया, और दूसरा आपने ये कह दिया कि आपने 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना दिया, वो आगे रेस्पिरेशन में कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फैट को ब्रेक किया। बट व्हाई इट इज लाइक एम्फीबॉलिक कैसे? तो हम इस बात को ध्यान रखें, लाइक आपने अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लिया है, या फिर हम ये कह दें कि फैट के बाद जो एसिटिल कोएंजाइम बना है, तो अगर सम अमाउंट ऑफ एसिटिल कोएंजाइम वहां पे बचा हुआ है, तो दिस एसिटिल कोएंजाइम कैन अगेन कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। आपने सुना होगा दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, एक आपका होता है एसेंशियल फैटी एसिड और दूसरा आपका होता है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। तो जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो आप अपनी डाइट में लेते हैं, बाहर से आप लाइक जो भी फूड आप लेते हैं उसमें आपको मिलता है। बट जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं उनको आप क्या करते हैं? अपनी बॉडी में सिंथेसाइज करते हैं। तो हियर व्हाट आई एम डूइंग, एसिटिल कोएंजाइम की मदद से वापस से मैं फैटी एसिड को क्या कर रही हूँ? सिंथेसाइज कर रही हूँ। सो in this way first I was breaking fat into fatty acid and glycerol, ठीक है, और फिर वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे मैं और एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया। फिर हमें जब जरूरत पड़ी तो हमने इसी एसिटिल कोएंजाइम के कुछ मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? वापस से फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले आपने ब्रेक भी किया, फिर आपने मेक भी किया, मतलब पहले डिग्रेड किया और फिर से सिंथेसाइज किया। दैट्स व्हाई ये एम्फीबॉलिज्म हो गया। क्या हो गया? एम्फीबॉलिज्म हो गया। इसी तरीके से प्रोटीन का भी कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिससे लाइक प्रोटीन हमने अपने डाइट में लाइक पल्सेस लिया, एग लिया, जो भी लिया, वो डाइजेशन के बाद स्पेसिफिक एंजाइम्स जो भी प्रेजेंट होते हैं उनके बाद हम कहते हैं प्रोटीएजेस बनते हैं, अमाइनो एसिड्स बनते हैं। उन एंजाइम्स के ब्रेकडाउन होने के एंजाइम्स जब सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं तो प्रोटीएजेस और अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ये अमाइनो एसिड का हम क्या करते हैं? डीएमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? डीएमिनेशन करते हैं। एज यू नो, आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है अमाइनो एसिड के पास एक अल्फा कार्बन होता है जिसमें उसके जो 4 वैलेंसीज होती हैं उनमें 2 वैलेंसी में एक पे अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो अगर मैं उस अमाइनो एसिड में से आपका अमाइनो ग्रुप को अलग कर दूं तो जो बनी हुई स्ट्रक्चर है वो आपका कोई स्पेसिफिक टाइप एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। मतलब जो प्रोसेस है अमाइनो एसिड जिसमें मैंने कहा कि अल्फा कार्बन है, उसमें से मैं अमाइनो ग्रुप को अलग कर देती हूँ, तो वो अमाइनो ग्रुप को अलग करने का मेरा प्रोसेस क्या कहलाता है? डीएमिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डीएमिनेशन। तो अब
और जब अमाइनो ग्रुप अलग कर दिया तो बची हुई जो स्ट्रक्चर है डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड और उसके स्ट्रक्चर पे ये डिपेंड करेगा दिस अमाइनो एसिड आफ्टर दिस प्रोसेस, लाइक लाइन है एनसीईआरटी की कि अमाइनो एसिड का जब डीएमिनेशन हो जाता है तो फिर वो क्रैब साइकिल में जाता है। इट मे बी कन्वर्टेड, मैंने बोला कि ये डिपेंड करेगा अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पे। इट मे बी कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड और इट मे बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम है, और फिर ये बाद में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, बाद में जाकर के फिर से इसे क्रैब साइकिल का पार्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम, जैसे मैंने अभी अभी कहा कि मैं नॉन एसेंशियल जो फैटी एसिड्स हैं वो कैसे सिंथेसाइज करती हूँ, अगर एक्सेस अमाउंट में बन जाता है, सिंथेसाइज हो जाता है आपका एसिटिल कोएंजाइम में बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन योर डाइट, तो वो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड बनाएगा। जस्ट लाइक दैट दिस पायरुविक एसिड मे बी कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये पायरुविक एसिड भी जो है आपका आगे जाकर लाइक वापस से लाइक हम ये कह सकते हैं प्रोटीन के स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड के सिंथेसिस में ये काम आ सकता है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एम्फिबॉलिक पाथवे। तो जो जितना भी इसेंशियल है वो आप अपनी डाइट में बाहर से लेते हैं, बट जो नॉन एसेंशियल है वो कुछ इस पाथवे के थ्रू सिंथेसाइज होता है। तो बिकॉज अगेन आई एम सिंथेसाइजिंग, पहले मैंने ब्रेक किया प्रोटीन को और फिर से मैं सिंथेसाइज कर रही हूँ, दैट्स व्हाई दिस इज एम्फिबॉलिक पाथवे। ठीक है, और मैं अभी अभी मैंने आपसे कहा कि थोड़ी जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा कि रेस्पिरेटरी पाथवेज जो होते हैं आप उन्हें एम्फिबॉलिक पाथवे कंसीडर करते हैं। इट इज आल्सो अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी। और अगर हम रेस्पिरेटरी प्रोसेस कहें तो उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड इफ यू डिस्कस डायग्राम ऑफ क्रैब साइकिल, तो इस साइकिल में भी आप क्या देख पाएंगे कि इस साइकिल में भी मैं पहले क्या कर रही हूँ, लाइक आप देखेंगे यहाँ पे सिट्रिक एसिड बनाया। व्हाट इज सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, फिर 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, फिर 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और फिर उसके बाद में यहाँ पे इस 4 कार्बन से वापस से 6 कार्बन कंटेनिंग बनाती हूँ। तो एम आपका क्रैब साइकिल इटसेल्फ एम्फिबॉलिक पाथवे। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसे आप कैसा कंसीडर करेंगे, कैटाबॉलिक, और रेस्पिरेटरी पाथवेज को आप क्या कंसीडर करेंगे, एम्फिबॉलिक पाथवे, बिकॉज यू आर फर्स्ट ब्रेकिंग, देन उन्हीं के इंटरमीडिएट से आप बाद में जब भी जरूरत होती है फिर से सिंथेसाइज करने का भी काम करते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स मेरे को सुनने के लिए, और आपके टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, आई होप आया होगा। एंड इफ यू वांट to study some other topics, let me know in the comment section. Thank you so much.